फिनोल, फिनोल के लिए अभी हमने लास्ट क्लास में किया था बेटा। अगर आपने वो साथ साथ में ड्रॉ की होंगी या फिर आपने देखा होगा, तो आपने देखा कि पता है क्या है, अब उसको उस जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने बनाई थी उसमें आपने देखना कि ये वाली पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये वाली पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो ये वाली पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि ऑर्थो, ऑर्थो और पैरा, ये जो पोजीशंस है ना उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हो तो मेटा पोजीशन पे कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आता है। ठीक है, आप जब स्ट्रक्चर्स को देखते हो तो ऑर्थो और पैरा पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। इस वजह से देखो, हमने पढ़ा था बेंजीन के केस में। ठीक है, बेंजीन के ऊपर क्या होता है बेटा, हम पढ़ रहे थे कि हम पहले से जानते हैं कि जो ये बेंजीन होती है, इसके ऊपर और नीचे जो ये देखो बेंजीन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, तो जो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ना, ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, ये यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो इसकी वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसके ऊपर देखो, ऊपर और यहाँ पे ये वाला नीचे, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो इस रिंग के ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ क्या अटैक करता है यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज ही क्या करती है, अटैक करती है। ठीक है, तो बेंजीन के केस में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती हैं यहाँ पे, ये वाली मतलब रिएक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। और सब्स्टिट्यूशन क्यों होती है, क्योंकि ये ना बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के अंदर सब्स्टिट्यूशन का रीजन क्या है बेटा, ये जो डबल बॉन्ड होते हैं ना, ये इतने स्ट्रांग होते हैं कि टूटना नहीं चाहते, तो सिर्फ जो ये हाइड्रोजन होते हैं ना इसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर, ये सब्स्टिट्यूट होते हैं। ठीक है, एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं होती, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, तो दो पॉइंट ध्यान रखना। बेंजीन के अंदर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक क्यों करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक क्यों नहीं करता है, तो आप बोलोगे कि भाई उसके ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इस वजह से सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज अटैक करेगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन ही क्यों होता है, एडिशन क्यों नहीं होता। एडिशन का मतलब होता है बेटा कुछ बॉन्ड टूटना और उसकी जगह कुछ मतलब डबल पाई बॉन्ड टूट जाए और उसकी उसके उसकी जगह पे क्या हो जाए, कुछ ऐड हो जाए। ठीक है, तो वो होती है एडिशन। यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो इतना ज्यादा स्ट्रोंग है क्योंकि रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्ट्रोंगर हो जाता है यहाँ पे, तो ये वाले की वजह से ये वाला डबल बॉन्ड टूटता नहीं है। और डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा तो एडिशन रिएक्शन नहीं होती है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो ये है इलेवेंथ का बेसिक, अगर हम बच्चों को समझाएं कि इलेवेंथ की जहाँ से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, हाँ एक मिनट मिनट। ठीक है, तो ये वाला हो गया। तो पहली बात तो इसका मतलब हमेशा, अब ये जो फिनोल आता है ना, ये इस कहानी को और बढ़ा देता है। क्या करता है ये बेटा, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। इसको एक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों बोला, ध्यान से समझो। हमें पता था बेंजीन, अगर बेंजीन के ऊपर OH नहीं लगा होता ना, तो भी यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो ये है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज जो है, वो आके अटैक करती है। ठीक है, क्योंकि उसको क्या दिखते हैं, ये भाई लालची है, इसको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, ये आके अटैक कर रही है। अब देखो, अब ये हो गया कि ये OH क्या कर रहा है कि हाँ भाई और ज्यादा नेगेटिव चार्ज दिखा रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल और ज्यादा जल्दी से आएगा बेटा। ध्यान से समझो, इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, और ज्यादा स्पीड से क्या करेगा, अटैक करेगा। तो क्या किया, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप बोला जाता है। तो ये है पूरी कहानी कि भाई प्लस R ग्रुप जो होते हैं, ये जो होते हैं, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों बोले जाते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट, यानी कि इलेवेंथ वाला रिकॉल करने वाली बात आ गई। अब आ जाते हैं मेन रिएक्शंस के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी और एक्टिवेट कौन कौन सी पोजीशंस को किया है बेटा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखोगे तो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं। ठीक है, इनको ज्यादा एक्टिवेट कर दिया है उसने। ठीक है, तो याद रखना जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जब इलेक्ट्रोफाइल, भाई देखो भाई सोचने वाली बात है, आप कहीं मतलब एक कमरे में जाते हो। ठीक है, वहां पे अलग अलग बहुत सारी टेबल्स लगा रखी हैं।
ठीक है। और आपको तो एक टेबल पे बैठना है और हर एक टेबल पे खाना रखा हुआ है, ठीक है। ऐसी टेबल जिसपे ज्यादा डेजर्ट है, ज्यादा मीठी चीजें हैं, या बहुत बढ़िया थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है किसी एक पर्टिकुलर टेबल पे, दो तीन टेबल्स पे, और कुछ टेबल्स पे कम सामान दिख रहा है, जब आपको बैठना ही है तो सोच के देखो भाई। देखो, सब सबको चूज करना है। अब बाहर से आए हो, आप कौन से वाले टेबल पे जाना पसंद करोगे? अब हो सकता है आप में से कोई ये कह दे कि नहीं मैडम, हम तो कम वाली पे जाएंगे क्योंकि हमारी कैपेसिटी इतनी है। भाई कैपेसिटी चाहे जितनी भी हो, आप चूज करना ज्यादा वाली को ठीक है। जब ऑप्शन मिल ही रहा है तो यहाँ पे भी ऐसा ही है बेटा। अगर आप केमिस्ट्री की लैंग्वेज में नहीं समझ पा रहे हो, तो इस लैंग्वेज में समझो कि जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसको ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे, ऐसी जगह पे जहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा दिख रहा है वहां पे अटैक करवाते हैं हम। ठीक है, अटैच वहां पे जाके इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैच हो जाएगा। तो ये कहानी है अब तक की। अब आ जाते हैं कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिक, यानी कि जो 11th का बेसिक होता है, जो हमें चाहिए होता है। अब उससे आगे स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। देखो, आपने पढ़ा है बेटा बेंजीन के अंदर, बेंजीन के अंदर आप 5 रिएक्शंस पढ़ते थे बेटा। वो 5 रिएक्शंस कौन कौन सी हैं? मैं हमेशा यही बोलती हूँ बच्चों को कि वो 5 रिएक्शन सबको पता है कौन कौन सी। एक मिनट यस, कौन कौन सी होती है बेटा? हेलोजिनेशन, ध्यान हो आपको, हेलोजिनेशन। कौन सी है बेटा? नाइट्रेशन, ठीक है, नाइट्रेशन। नेक्स्ट कौन सी है? सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, ठीक है। फ्राइडल क्राफ्ट, एक सेकंड, फ्राइडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, एल्काइलेशन। और क्या होता है हमारा? फ्राइडल क्राफ्ट, फ्राइडल क्राफ्ट, एसाइलेशन, एसाइलेशन। ये है बेटा 5 रिएक्शन, 1 2 3 4 5, बस सीधी सी कहानी है, यहाँ पे भी वही होना है। ठीक है, तो बेंजीन के अंदर ये 5 कहानियां पढ़ के आए हो आप, और यहाँ पे भी हम इन्हीं के बारे में बात करते हैं। हेलोजिनेशन में कोई भी हेलोजन ग्रुप आता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह, यानी कि एक्स पॉजिटिव, जैसे Cl पॉजिटिव आ जाता है, Br पॉजिटिव। नाइट्रेशन में कौन सा ग्रुप आता है बेटा? NO2 पॉजिटिव ग्रुप आता है। सल्फोनेशन में कौन सा ग्रुप लगता है? SO3H, जो ग्रुप होता है ये वाला जाके अटैच होता है वहां पे। एल्काइलेशन में क्या होता है? जो आर ग्रुप होता है, जैसे CH3 ग्रुप लगता है। और एसाइलेशन में क्या लगता है? COR ग्रुप जाके अटैच हो जाता है। तो ये वाली कहानी है। अब जैसे ही OH है इसके ऊपर, अब हम बना देते हैं इसको फिनोल। तो फिनोल में भी ऑब्वियसली बात है ये सारी रिएक्शंस होती हैं, बट याद रखो बेटा, मैंने अभी बताया कि फिनोल में हम स्टार्ट करेंगे पहले हेलोजिनेशन से। ठीक है, हम हेलोजिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो यस, अब देखो हेलोजिनेशन। जो फिनोल के ऊपर हेलोजन का, देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, OH, जो बेंजीन होता है ना, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर Cl2 को अटैच कराया जाता है किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में। तो क्या बनता है हमारा? क्लोरोबेंजीन बनता है। हमारा क्या बनता है? क्लोरो Cl लग जाता है, ठीक है, किसी एक पोजीशन पे Cl लग जाता है, तो क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, Cl अटैच करवाना है तो Cl जाके अटैच हो जाता है। अब क्योंकि एनहाइड्रस AlCl3 को भी हमने डालना पड़ रहा था यहाँ पे, इसके केस में, ठीक है ध्यान से सुनो, या फिर Br2 होता तो Br ग्रुप लग जाता, यानी कि बेंजीन के ऊपर अगर Br2 अटैच करो, Br अटैच कराना है तो एनहाइड्रस AlCl3, तो हेलोजन कोई भी हो सकता है बेटा, आयोडीन अटैच कराना है तो I2। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे Br अटैच हो जाता, इस तरीके से चलती है। अब ये जो OH है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रोंग, अब एल्कोहल मतलब फिनोल की कहानी पे आते हैं, ये बहुत ज्यादा क्या होता है? स्ट्रोंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो जैसे ही Br2 डालते हैं हम वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है, ये क्या है? पोलर मीडियम, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बेटा, देखो पोलर मीडियम, ठीक है। तो क्या बनता है? ये बहुत ज्यादा स्ट्रोंग, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तीन तीन पोजिशंस पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देता है, क्योंकि ये बहुत क्या है? एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो अगर इन 3 पोजीशंस पे OH ज्यादा नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देता है, तो जो Br है ना, वो ऑब्वियसली, देखो ध्यान से सुनो, सिस्टम में ऐसा तो नहीं है ना कि Br
का एक ही मॉलिक्यूल है, कई सारे मॉलिक्यूल हैं, तो बी आर क्या करते हैं, भाई मौका मिल गया उनको तो सारी की सारी पोजीशंस पे जाके अटैच हो जाते हैं, सारी की सारी पोजीशंस पे क्या हो जाते हैं, जाके अटैच हो जाते हैं। इसको बोलते हैं, देखो ये फिनोल था, तो इसको फर्स्ट पोजीशन माने तो ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6। तो क्या हो जाएगा हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो फिनोल की फॉर्मेशन हो जाएगी बेटा। ठीक है, ट्राई ब्रोमो फिनोल की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये वाला, और इसकी जो ये जो होता है ना, इसकी पीपीटी बनते हैं व्हाइट पीपीटी, और ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट भी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा। ध्यान से समझो क्या बोल रही हूँ मैं, इसके साथ लिखना, ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट भी है, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट भी कैसे, इसमें ना जैसे ही Br2 डाला वाटर के प्रेजेंस में, तो व्हाइट पीपीटी की फॉर्मेशन हो जाए, अगर रिएक्शन हो जाए। किसके अंदर डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है, अगर हमारे पास फिनोल, फिनोल और अल्कोहल में डिस्टिंग्विश कराना है, फिनोल एंड अल्कोहल में, अल्कोहल में ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होगी, जबकि फिनोल के अंदर जब Br ब्रोमीन वाटर डाला जाता है, Br2 वाटर के साथ वाटर के प्रेजेंस में डाला जाता है, तो व्हाइट पिपिट की फॉर्मेशन हो जाएगी, जबकि अल्कोहल में ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। तो ध्यान से देख लो, तो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हो जाएगा किसके अंदर, अल्कोहल और फिनोल के अंदर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। ये पूछ दिया जाए कि कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि अल्कोहल है या फिनोल है, तो आप क्या करा दो, Br2 किसकी प्रेजेंस में डाल दो, वाटर की प्रेजेंस में डाल दो, ये वाली रिएक्शन करा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी के अंदर एक क्वेश्चन बनता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो। जो ये पोलर मीडियम होता है ना, ये वाटर जो है, इसने कैसा मीडियम प्रोवाइड किया है, वाटर कैसा होता है, पोलर नेचर का होता है। अगर इसी फिनोल के को हम क्या करवाते हैं, इसी फिनोल के अंदर Br2 डाला जाता है, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्वेंट जो है वो नॉन, ये कैसा है, पोलर सॉल्वेंट, ये क्या है, पोलर। अगर हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, या फिर ईथर हो गया, या फिर कोई और इनमें से, मतलब इस तरीके से नॉन पोलर अगर सॉल्वेंट डाला जाता है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनता है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड मतलब या तो कौन सी पोजीशन पे लग सकता है, लगेगा वहीं पे, या तो ऑर्थो पे, या फिर किस पोजीशन पे लगेगा, हमारा पैरा पोजीशन पे। ठीक है, मेटा पे नहीं लगेगा, क्योंकि मेटा एक्टिवेटेड ग्रुप नहीं है। ठीक है भाई, जिंदगी में जो हम काम करते हैं ना, वही हमारी केमिस्ट्री में चलता है, जहां पे खाना ज्यादा मिल रहा है हम वही जाएंगे भाई। ठीक है सीधी सी बात है, तो ब्रोमीन भी कहाँ जाएगा, लेकिन नॉन पोलर मीडियम में ये कैसा है, नॉन पोलर सोलवेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट में मोनो सब्स्टिट्यूशन होता है, जबकि पोलर जो मीडियम प्रोवाइड कराते हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है वो बढ़ जाता है, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो कि ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना बेटा। ठीक है, पोलर मीडियम में क्या बनता है, नॉन पोलर। तो जब भी ये रिएक्शन आएगी, हेलोजिनेशन वाले रिएक्शन, तो ये जरूर देखना है कि आपको मीडियम कौन सा दे रखा है, पोलर या फिर नॉन पोलर। और इसके साथ लिख लेना कि ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट की तरह भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा हेलोजिनेशन, ये हमने क्या कराया है, हेलोजिनेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं सेकंड रिएक्शन। ये फर्स्ट रिएक्शन करवा लेना बेटा, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन की जब बात करते हैं, तो क्या होता है, फिनोल के अंदर 5 रिएक्शन है बेटा, वो 11th वाली, वो देखो इसीलिए बोलते हैं, मैं 11th में जब कराती थी तुम्हें कि भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं। ठीक है, ये दोनों ध्यान से देखना, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं। ठीक है, तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पे OH और NO2। देखो ये पहले ही बहुत एक्टिवेटिंग था, एक्टिवेटिंग मतलब यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव इतना है, मतलब भाई आपकी भूख नहीं है ना, तो भी आप जाके टेबल पे बैठ जाओ, ऐसा कुछ। मतलब इतना अच्छा खाना वहां पे परोस दिया जाए कि भाई ठीक है, भूख नहीं है तब भी चलेगी, ऐसा ही कुछ यहाँ पे बेटा। और ऊपर से कंसंट्रेटेड ये वाले दे दिए, मीडियम दे दिया, तो ये पता है क्या होता है, NO2 ग्रुप तीनों पोजीशंस पे लग जाता है। NO2 ग्रुप कौन सी पोजीशंस पे लग जाता है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। और इसका कॉमन नाम बहुत ज्यादा फेमस है बेटा, दैट इज पिक्रिक एसिड।
तो याद रखना कॉमन नेम क्या है इसका, पिक्रिक एसिड। ठीक है। और मतलब अगर आप आयुर्वेदिक नेमिंग की बात करोगे, टू जैसे वहां पे ब्रोमो था, 2 4 6, ट्राई ब्रोमो, ये 1 पोजीशन से यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमेशा, 1 2 3 4 5। अरे भाई क्या छोड़ दिया, सॉरी। ये वाला 3, ये 4, ये वाला 5 और ये वाला 6, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। ठीक है, ये हो जाएगा आयुर्वेदिक नेम। तो जब कंसंट्रेटेड, अब ऑब्वियस सी बात है हमें नहीं चाहिए भाई ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, अगर हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तो ये कहता है कि भाई कोई बात नहीं, अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए तो बस एक काम करो, डाइल्यूट HNO3 डाल दो, इसको एक्टिवेट। ये पता है क्या करते हैं ये, हम जो रिएक्शन को NO2 पॉजिटिव जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो प्रोड्यूस कराने के लिए हम डालते हैं बेटा, ताकि वो उसको प्रोड्यूस कराया जा सके, क्योंकि OH निकलता है और NO2 पॉजिटिव इस तरीके से बनता है। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ डाइल्यूट HNO3 डाल दो आप। ठीक है। अपने आप से क्या बनेगा अब, NO2 पॉजिटिव यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे मतलब ये ज्यादा एक्टिवेटिंग है, तो ये NO2 पॉजिटिव हर जगह जाके लग जाते हैं, और H2SO4 क्या बनाता है, इलेक्ट्रोफाइल को जल्दी से प्रोड्यूस करा। चलो इस कहानी को छोड़ दो, चाहे बस मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। डाइल्यूट HNO3 अगर डालते हो तो OH जब लगेगा तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड, या तो ऑर्थो या फिर क्या बनेगा बेटा, पैरा। अब इस बात पे ध्यान देना, OH और क्या होता है, NO2। ये क्या है हमारा, NO2 पैरा प्रोडक्ट। मैंने आपको पहले कई बार समझाया है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, हर केस में पैरा प्रोडक्ट क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है हर केस में। जैसे पिछले वाले पेज पे आ जाती हूँ मैं एक बार चलते हैं बेटा, ये वाला, ये वाला। तो यहाँ पे याद रखना पैरा क्या है, ये मेजर प्रोडक्ट, ये क्या था हमारा मेजर। हमेशा पैरा प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा, मेजर बनता है। ठीक है। लेकिन इस वाले में कहानी अलग है बेटा। ठीक है, यहाँ पे मेजर हर जगह, मैंने कहा था जब तक बोला ना जाए ना तो ये मान के चलना कि पैरा इनमें से ये कम बनता है और ये ज्यादा बनता है। ठीक है। किसी किसी स्पेशल केस में क्या होगा हमारा, अ, कोई स्पेशल कंडीशन आएगी ना, तब ऑर्थो मेजर मिलेगा। यहाँ पे ये वाला मेजर है, ये वाला मेजर है और ये वाला माइनर है। अब आ जाता है रीजन होगा उसका कोई ना कोई। इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर देखो ये जो वाला जो H है ना, ये वाला, ये इस O के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिक्यूलर। ध्यान से समझो ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझो बेटा, ये इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, इसलिए ये वाला प्रोडक्ट क्या बन जाता है यहाँ पे, मेजर बनता है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि इस केस में मतलब ये 40% बन रहा है। ठीक है। और यहाँ पे क्या बन रहा है, ये हमारा कुछ और परसेंट, मतलब 13% बन रहा है, कि थोड़ा बहुत मतलब अदर प्रोडक्ट्स, मतलब कितना बन पा रहा है, कितनी परसेंटेज की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे 40 और ये वाला 13, कुछ इस तरीके से हमारा परसेंटेज रहती है फॉर्मेशन की, अगर हम बात करते हैं। पॉइंट क्या है कि ये वाला मेजर क्यों है, तो आप क्या लिखोगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब इस पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है बेटा, वो बताती हूँ मैं, वो क्या बनता है। देखो दो तरह की बॉन्डिंग होती है, इन दोनों को सेपरेट किया जा सकता है आसानी से। इन दोनों को क्या किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है, यानी कि इसको मेजर को और जो ये माइनर मतलब ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिला है, इनको सेपरेट करना आसान होता है। क्यों आसान होता है मैं आपको बताती हूँ, इनको स्टीम डिस्टिलेशन से अलग किया जाता है, स्टीम डिस्टिलेशन। इनके बॉइलिंग पॉइंट में अंतर होता है। ठीक है। डिस्टिलेशन में क्या होता है बेटा, डिस्टिलेशन अगर ध्यान हो कि बॉइलिंग पॉइंट में फर्क होना चाहिए, एक जल्दी से बॉयल हो जाता है और एक नीचे रह जाएगा, इस तरीके से अलग करते हैं। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में अंतर होता है, वो क्यों होता है वो देखते हैं। देखो, अगर हम ऑर्थो की बात करें, अगर मैं ऑर्थो की बात करती हूँ यहाँ पे, तो OH, NO2, और एक है हमारे पास पैरा वाला। ठीक है, पैरा वाले को दोबारा बाद में बनाते हैं, पहले
आप इसको देखो, ऑर्थो वाले को देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब सिस्टम के अंदर ऐसा तो है नहीं बेटा, सिस्टम के अंदर ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, NO2। यहाँ पे भी क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटा, इंट्रामोलिक्यूलर। ये क्या है, कौन से वाली, इंट्रामोलिक्यूलर। ध्यान से देखना बेटा। और मान लीजिए हम पैरा की बात करें, पैरा की बात करें तो पैरा कैसे बनता है, थोड़ा सा इस तरीके से बनाते हैं हम। ये हो गया हमारा OH और NO2, ठीक है। और ऐसे ही दूसरा भी मोलिक्यूल होगा हमारे पास, ये क्या है, OH, और ये क्या होगा, NO2। ये थोड़ा सा कम उसमें बना बेटा, कोई बात नहीं, ध्यान से देखो। अब देखो, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। देखो बेटा, इसके अंदर तो क्या बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिक्यूलर। जबकि इसमें कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ध्यान से देखो, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और किसका कम है, ये देखना है। याद रखना। अब देखो, ये इसी के साथ बॉन्ड बना रहा है तो अलग थलग पड़े हैं, इनका आपस में बॉन्ड नहीं है, क्योंकि NO2 किसके साथ, अपने वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना रहा है, तो यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं हो रही है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाने की वजह से इंटरमोलिकुलर, इनके बीच में बॉन्डिंग कम है, ठीक है। जबकि इसमें क्या है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में इस तरीके से क्या बना रहे होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब इंटरलॉक हो रही है एक टाइप से। तो सोच के चलो कि अगर इस तरीके से बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या बनेगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। और अगर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो रही है बेटा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस वन। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब पता है क्या होता है, कि ये मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाएं बस, ठीक है, और ये वेपर्स में जाएं, तो अलग होंगे तभी तो वेपर्स में जाएंगे। तो अलग करने के लिए तो पहले से ही अलग है, ये पहुंच जाएगा वेपर्स में, भेजना इसको आसान है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। तो जब वेपर्स में, इसको स्टीम डिस्टिलेशन से अलग किया जा सकता है बेटा, ठीक है, डिस्टिलेशन से। जब इसको बॉयल करेंगे तो जो ऑर्थो वाला है ना, ये वाला जो ऑर्थो वाला, ये क्या हो जाएगा, पहले ये ज्यादा मोर वोलेटाइल, एक वर्ड आता है बेटा, मोर वोलेटाइल। वोलेटाइल कौन सा होता है, जिसके वेपर्स जल्दी से बनते हैं। तो ये मोर वोलेटाइल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्वेश्चन बनेगा ये वाला, कि भाई ऑर्थो और पैरा में से कौन सा ज्यादा वोलेटाइल होता है और क्यों। आप बताओगे, जो ऑर्थो वाला होता है वो ज्यादा वोलेटाइल होता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो मोलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो मोर वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, मोर वेपर्स, ठीक है, यानी कि जल्दी से क्या बनाएगा, वेपर्स, रेडिली वेपर्स की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, यहाँ पे जल्दी से वेपर्स बनाता है ये वाला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा वॉलेटाइल है, जल्दी से वेपर्स में चला जाता है, जबकि ये वाला बाद में वेपर्स फॉर्मेशन करेगा। तो इनको ऑब्वियस सी बात है, स्टीम डिस्टिलेशन से क्या किया जा सकता है, डिस्टिलेशन से अलग किया जा सकता है, ठीक है। और स्टीम डिस्टिलेशन में सिर्फ उसको लिया जा सकता है बेटा, स्टीम, स्टीम मतलब कुछ पानी के साथ इसको हीट कराया जाता है, तो पानी के भी वेपर्स बनते हैं, कोई बात नहीं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। और स्टीम डिस्टिलेशन में एक कंडीशन होती है कि उसी को कराया जाता है जो स्टीम के साथ इमिसिबल हो। कोई बात नहीं, इतना ज्यादा नहीं देखना है, बस इतना पता होना चाहिए कि क्यों किया जाता है, किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और क्यों होता है, बस ये वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो इतना याद रख लेना। उसके बाद आ जाता है बेटा हमारे पास, तो नाइट्रेशन हो गया है हमारा। अब नेक्स्ट आ जाता है सल्फोनेशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सल्फोनेशन, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है सल्फोनेशन। यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा बेटा, जितना बताया गया है, ठीक है। सल्फोनेशन में क्या करोगे, ऑब्वियस सी बात है, OH है, और आपने क्या डाला है यहाँ पे, हमने H2SO4 डाल दिया है, ठीक है। हमने क्या डाला है यहाँ पे, H2SO4। तो कौन सा ग्रुप लगता है सल्फोनेशन में, वही OH। और यहाँ पे क्या लग जाएगा, ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे SO3H, ठीक है। सल्फोनिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो ऑर्थो और पैरा इस तरीके से, तो OH
और क्या हो जाएगा, SO3H, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो ये वाला हम लिख सकते हैं कि हमने क्या कराना है, कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं सल्फोनेशन में। फिर आ जाता है हमारा एल्काइलेशन। कुछ नहीं करना है, बस फटाफट से एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन में क्या करोगे, वही फिनोल के साथ, अब सारी रिएक्शंस आसानी से हो जाएंगी। एनहाइड्रस, एनहाइड वही है, Cl2 या फिर सॉरी RCl, RCl डालते हैं हम, जैसे CH3Cl डालते हैं बेटा। RCl में मतलब जैसे, या फिर मतलब R की जगह में जैसे मान लो मिथाइल ग्रुप ले लिया होता। ठीक है, Cl एनहाइड्रस, AlCl3 डाला हमने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ElCl3 लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा OH, OH। और क्या करते हैं हम, जैसे और रिएक्शंस में पढ़ते हैं, अब फटाफट से करते जाओ बेटा। ठीक है, R ग्रुप लग जाएगा। जैसे मान लीजिए वही कौन कौन सी पोजीशंस पे, कौन कौन सी पोजीशंस पे, ऑर्थो, और कौन सी वाली हमारी पैरा पोजीशंस पे, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। और जहां पे नहीं बोला गया है वहां पे आपको यही लिखना है कि मेनली कौन सा प्रोडक्ट हमारा ज्यादा मिलेगा, पैरा प्रोडक्ट हमारा क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो ये अगर इसमें पूछा जाए तो ये मेजर हो जाएगा। अगर R की जगह CH3 दे दिया जाए तो obvious सी बात है बेटा, R मतलब मान लीजिए CH3Cl होता, तो क्या बनता, R की बजाय CH3 ग्रुप लगा देते, OH CH3, और ये क्या हो जाता, क्रिसोल बोलते हैं। कॉमन नाम ज्यादा याद रखना है, पहले लिखवा चुकी हूँ तुम्हें स्टार्टिंग में, ऑर्थोक्रिसोल। और क्या कॉमन नेम क्या है इसका, पैराक्रिसोल। और कौन सा मेजर होगा हमारा, पैरा वाला क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो कर लोगे, कोई ऐसी बड़ी कहानी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बेटा हमारा, ओके, ऐसे ही एसाइलेशन हो जाता बेटा, जैसे कि है ना फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ऐसे ही हमारा एसाइलेशन हो जाएगा। तो कोई ऐसी मतलब मेरे हिसाब से दोबारा लिखवाने की जरूरत है नहीं। देखो पहले वाले पेज पे ही चलते हैं, सिक्स्थ वाले पे। देखो यहाँ पे क्या होता, RCOCl होता। ठीक है, तो क्या हो जाता, ये वाला ग्रुप लग जाता, तो वो क्या हो जाती, फ्राइडल क्राफ्ट। यहाँ पे COR लग जाता, COR, तो वो क्या हो जाती, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो जाती। तो ये पांच रिएक्शंस जो हमारी मेन होती हैं बेटा। ठीक है, तो एसाइलेशन दोबारा से नहीं करा रही हूँ, एसाइलेशन, एसाइलेशन तो कर देना बेटा वही। अब RCl की बजाय RCOCl ले लेना और लिख लेना फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दो रिएक्शंस जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कितने स्टार लगा दो उतने ही कम है। अब जो रिएक्शंस करने वाले हैं हम, ठीक है, वो दोनों रिएक्शंस, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो तीन रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, उनमें से दो रिएक्शंस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है हमारी कॉल्ब्स रिएक्शन, कॉल्ब्स रिएक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ेंगे, देखो नेक्स्ट पे हाईलाइट कर देते हैं हम, नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ेंगे बेटा रीमन, रीमन टीमन रिएक्शन, रीमन टीमन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ना, ये इतनी, मतलब आप ऐसे लगा लो कि इनके बिना कुछ नहीं है। ठीक है, इन दोनों चैप्टर्स में मतलब मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो पहले कोल्ब्स रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। कोल्ब रिएक्शन, ये वाला पहले, ये वाला करते हैं, कोल्ब रिएक्शन क्या होता है। देखो बेटा, हमने क्या करना है यहाँ पे, सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड लेना है, सोडियम फिनोक्साइड। ये सिखाया है मैंने, बिल्कुल बोलना है तुम्हें, सोडियम, और ये बेंजीन के ऊपर ओ लगा हुआ है, तो सोडियम फिनोक्साइड ले लिया हमने। अब सोडियम फिनोक्साइड को हमने क्या कराना है, CO2 के साथ रिएक्ट करा देना है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और मैं ट्रिक भी बताऊंगी इसकी थोड़ी सी याद रखने के लिए। और हमें लिखना है 400 केल्विन टेम्परेचर और 4 से 7 तक एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये इसकी सारी कंडीशंस आपको याद रखनी है। ठीक है, याद रख लेना। मैकेनिज्म नहीं है हमारे में, लेकिन हायर क्लासेस में तो इसका मैकेनिज्म भी खूब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो इन रिएक्शंस का, बट यहाँ पे नहीं।
ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये जो CO2 है ना, ये CO2, ये यहाँ पे जैसे यहाँ पे H था बेटा, यहाँ पे H था, ठीक है, जहाँ पे भी हमने मेंशन नहीं कर रखा वहां पे H होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे COO ये चला जाता है, और यहाँ पे जो ये Na है वो यहाँ पे ले आओ, ये Na यहाँ पे आ जाता है, और जो ये यहाँ पे H था, यहाँ पे H था, वो यहाँ चला जाता है। कुछ इस तरीके की कहानी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या करते हैं, डाइल्यूट HCl हम डालेंगे, ये तो मैंने समझाया, Na हटाना है हमें, ठीक है। तो क्या करना है, हमारा क्या बन जाएगा, COOH और OH बन जाएगा। तो ये हो जाएगी हमारी कोल्ड्स रिएक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, ध्यान से समझ लो क्या होता है। देखो यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, ये सब एक H तो होता ही है, सबको पता है, ठीक है। ये वाला जो H है वो यहाँ चला गया, और ये CO2 है वो यहाँ पे इनके अंदर आ गया, Na यहाँ पे बाहर आ गया, ठीक है। इतना याद रख लेना बस, याद करने के लिए, ठीक है। तो कोल्ड रिएक्शन आपको याद रखने हैं। ट्रिक क्या है, भूल जाते हैं कि कोल्ड रिएक्शन कहाँ से आई थी, तो फिनोल, ओल, ओल याद रख लेना, फिनोल के लिए होती है, ठीक है। तो ओल रिएक्शन, ठीक है, फिनोल के केस में होती है, ठीक है। याद करने का तरीका है बस, थोड़ा सा हिंट के तौर पे, क्योंकि सारी रिएक्शंस फिर एक जैसी सी लगने लग जाती है, तो उस टाइम पे कैसे करोगे। तो ओल वाले में ये याद दिलाती है कि ये फिनोल के लिए की जाती है, ठीक है। और के से मैं ऐसे याद करती हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगवाया जाता है, तो ये जो के है उसको याद करवाया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लग जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये होगी हमारी कोल्ड रिएक्शन। नेक्स्ट आती है बेटा हमारी, अच्छा, अ, एक और है हमारे पास, कि इसका हमने क्या करा देना है, इसकी एक और भी थोड़ा सा एस्प्रीन, अगर मैं बात करूं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, इसका एसिटाइलेशन करा दो। एसिटाइलेशन का मतलब होता है बेटा CH3CO ग्रुप लगवा दो, ठीक है। क्या हटा के, ये H हटा के CH3, वैसे तो यहाँ तक ही है ये कोल्ड रिएक्शन। अगर इसका हमने एसिड, ये क्या बोला जाता है, याद रख लो, ये तो भूल गई मैं बताना, सैलिसाइलिक, सैलिसाइलिक एसिड, ये जो बना है ये क्या होता है हमारे पास, सैलिसाइलिक एसिड होता है, ठीक है। एक सेकंड देना बेटा, हेलो, हेलो, हाँ जी मैम, एक मिनट मैम, मैं क्लास में हूँ अभी। अभी मैं अभी क्लास लेके फिर जाती हूँ। ये क्या है बेटा, एसिड एनहाइड्राइड, ये क्या होता है, एनहाइड्राइड, ठीक है। और ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, ध्यान रख लेना। अच्छा हर्षिता, अटेंडेंस लेना बेटा आज, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, प्रीति आप भी ले लेना बेटा, ठीक है। तो जब ये डालते हैं ना, तो देखो ये तो यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, CH3COOH की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनते हैं हमारे पास, यहाँ पे प्रोडक्ट बनते हैं हमारे पास CH3COOH, ये तो साइड प्रोडक्ट है ये वाला, प्लस मेन जो है वो क्या बनेगा, देखो इसका हमने एसिटाइलेशन करा दिया, कई बार ऐसे आता है एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड, याद रखना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, सैलिसाइलिक एसिड, इससे एक दवाई बनती है मतलब जो एस्प्रीन होता है ना, एस्प्रीन तुम सभी ने सुना भी होगा, ठीक है। एस्प्रीन नाम की जो ड्रग है, ठीक है, जो दवाई है, वो ये बनती है हमारी, ठीक है। तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जा सकता है कि एस्प्रीन की मतलब फॉर्मेशन कैसे होती है, तो एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड से एस्प्रीन की फॉर्मेशन हो जाती है बेटा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हायर लेवल के लिए, थोड़ा सा, नहीं तो कोल्ड रिएक्शन यहाँ तक होती है हमारी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है हमारी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा हमारी रीमन टीमन, अब बस टाइम होने वाला है, रीमन टीमन और करा देते हैं फटाफट से। रीमन टीमन रिएक्शन क्या हो, वो किस तरीके से करते हैं, देखो जो हमारा फिनोल है, ठीक है, फिनोल की रिएक्शन है, फिनोल, उसके अंदर अगर आपने डाला क्लोरोफॉर्म CHCl3, ठीक है। मैं एक ट्रिक याद कराती हूँ बच्चों को कि देखो क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH जरूर डल जाता है, जितनी भी रिएक्शन आप पढ़ोगे ना ऑर्गेनिक में, कभी भी देखना आप, CHCl3 के साथ NaOH जरूर लगता है, पता नहीं क्या मतलब तिकड़म है, आप ऐसे बस याद करने के लिए याद कर लो कि भाई सी एच क्लोरोफॉर्म जहां आएगा वहां पे देखो, तरीका सुनो। अब यहां से क्या बनता, वहां से सैलिसाइलिक एसिड बन रहा था, ठीक है। और यहाँ से जो हमारे पास बनता है वो बनेगा सैलिसाइलिक, अगर मैं यहाँ पे लिखूं
एल्डिहाइड। यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलता है बेटा हमें, वो मिलेगा सैलिसाइलिक एल्डिहाइड। ठीक है। एक्चुअल में तो Na लगता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में डाइल्यूट HCl, वही हमारी